गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से हम लोग नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ रहे हैं। इस कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय भी तैयार कर लिया है। नेताजी का चश्मा कहानी पर भी चर्चा हो गई है। इस कहानी के सारांश, कथ्य और मूल उद्देश्य को भी हम लोगों ने समझ लिया है। पाठ को हम लोगों ने कितना समझा, इसके आकलन के लिए, एनालिसिस के लिए पार्ट बेस्ड हम लोग इंटरनल क्वेश्चन गूगल फॉर्म पे मल्टीपल चॉइस 10 कर लिए हैं। उसमें ज़्यादातर बच्चों का 10 आउट ऑफ 10 था, कुछ लोगों ने 9 मार्क्स पाया और किसी का 6 एबव ही थे। आज हम लोग इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स, जो पाठ आधारित प्रश्न हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के जो सवाल हैं उसमें पहला सवाल ही है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये एक ज़रूरी सवाल है और इस पाठ का सेंटर क्वेश्चन जो प्रायः एग्जाम में आता है। तो बच्चों, हम लोगों ने कहानी पढ़ते हुए जाना कि वाकई चश्मे वाला कोई सेनानी तो है नहीं, बावजूद लोग उसे कैप्टन कहते हैं। चश्मे वाला एक अपाहिज व्यक्ति है, वो लंगड़ा है और अपने जीवन को चलाने के लिए वो घूम घूम करके चश्मा बेचने का काम करता है। और उस चश्मे वाले के मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति एक अजीब सी आस्था है, भक्ति है या लगाव है, या उनके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बड़ी इज्जत है, खास करके सुभाष चंद्र बोस के प्रति। और जिस इलाके में वो चश्मा बेचने का काम करता है, वहाँ पर एक नेताजी की मूर्ति है और उस मूर्ति में एक कमी यह है कि मूर्ति बनाते वक्त बनाने वाले ने शायद चश्मा बनाना भूल गया था और वो मूर्ति बिना चश्मे की है। और सुभाष चंद्र बोस की जो पहचान है या जो तस्वीर हमारे आंखों के सामने उभरती है, वो आमतौर पे एक फौजी वर्दी में चश्मा लगाए चेहरा उभरता है। तो बिना चश्मे की उस मूर्ति की इस कमी को पूरा करने के लिए प्रायः वो चश्मा वाला अपने पास के चश्मों में से कोई ना कोई चश्मा पहना देता है। और उस इलाके के लोग, कुछ लोग व्यंग से और कुछ लोग प्यार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके लगाव को देखते हुए लोग उसे निक नेम दे दिया था और लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो उम्मीद है आप लोग इस सवाल को समझ गए और आप इसे अपने तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे। आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। जो दूसरा सवाल है वो है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो आप याद कीजिए, कहानी में जब हालदार साहब उस कस्बे से बराबर अपने कामकाज के सिलसिले में गुजरते हैं, तो इसी क्रम में एक बार उन्हें मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं पड़ता है और इस बात को लेकर के उनके मन में थोड़ी सी बेचैनी होती है और पान वाले से वो पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आखिर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला बताता है कि अब चश्मा कौन लगाएगा, जो चश्मा लगाने का काम करता है कैप्टन, वो तो उसकी मृत्यु हो गई, वो अब रहा नहीं। और उसकी मृत्यु की बात सुन करके और देखते हैं कि अब ऐसा कोई नहीं है शायद जो इस मूर्ति के उस कमी को दूर कर सके। और ये सोच करके वो मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि जब मैं अगली बार उधर से जाऊंगा तो मैं वहाँ रुकूंगा ही नहीं, क्योंकि देख करके मन और दुखी होगा। और अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि वहाँ पे गाड़ी रोकना नहीं। लेकिन देखिए, दूसरा सवाल ही है इससे कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। और आपने कहानी पढ़ते हुए ये पाया कि जब फिर उस इलाके से वो गुजरते हैं और न चाहते हुए अचानक उनकी नज़र
उस मूर्ति को रोकती है और देखते हैं कि उस मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगाया गया है। और ये देख करके लगभग वो चीखते हुए गाड़ी रोकने का आदेश देते हैं ड्राइवर को, और गाड़ी अभी चल ही रही कि कूद करके उतरते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। और उनके मन में जो नाउमीदी थी वो उम्मीद में बदल जाती है। वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, जो मैं नाउमीद हो रहा था कि इस समाज से देशभक्ति और देशभक्तों के लिए जो इज्जत थी वो कम होती जा रही है, ऐसा नहीं है। वो इज्जत अभी भी है और बच्चों के बीच में है, यानी इस देश में देशभक्ति का जज्बा बचा हुआ, और ये उम्मीद उन्हें भावुक कर देता है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? वो सोचते हैं कि क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस कौम का, जहाँ वैसे लोग के लोग अब इज्जत नहीं करते, अब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अब उनकी कोई कद्र नहीं करता। अगर कद्र करता तो शायद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इतनी उपेक्षित हाल में नहीं रहती। और ये सब कुछ सोच करके, चूंकि वो एक देशभक्ति के जज्बे वाले व्यक्ति थे हवलदार साहब, और वो भावुक हो जाते हैं। क्योंकि आमतौर पे छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक भावुक आदमी के लिए, देशभक्त आदमी के लिए, किसी देशभक्त की मूर्ति या उससे जुड़े हुए चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो सामान्य लोगों की नज़रों में एक छोटी सी बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए एक बड़ी सी बात थी। तीसरा क्वेश्चन है, आ से स्पष्ट कर कीजिए। ये क्वेश्चंस भी देखिए वो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती। कौम का अर्थ जाति होता है, लेकिन ये जाति का अर्थ ये पर्टिकुलर नहीं, जैसे हमारे समाज में आज जातियों में बटा हुआ। जाति का अर्थ है एक राष्ट्र के लोगों का जिनकी सोच एक जैसी हो, जो एक खास एरिया को अपना देश मानते हैं, उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते हो। लेकिन जब उस इलाके के लोगों में नेताजी की मूर्ति के प्रति उपेक्षा का भावना देखते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, अपने सुख और अपने दुख को ही सुख दुख समझते हैं, उन्हें बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, अपने पड़ोस से कोई मतलब नहीं है, देश के लिए किसने क्या किया उन देशभक्तों के प्रति जिनके मन में आस्था नहीं है और अपने जरूरत की चीज़ों से आगे बढ़ करके उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो शायद ऐसा देश लंबे समय तक आज़ाद भी रहेगा या नहीं रहेगा, कहा नहीं जा सकता। और ये सब सोच करके, नेताजी की मूर्ति की उपेक्षा को देख करके उदास भाव से ऐसी बातें वो सोचते हैं और इस देश की विडंबना पर, इस देश के हालात को लेकर के वो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भाव था यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करिए। आपने कहानी पढ़ा होगा, इसमें कई कैरेक्टर हैं जिसमें से 3 कैरेक्टर मुख्य रूप से सामने आते हैं। उसमें से हवलदार साहब हैं जो कि स्वयं लग रहा है जैसे वो पूरी कहानी नरेट कर रहे हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो चश्मा वाला है। हालांकि चश्मा वाला और हवलदार साहब में कोई कभी सीधी बातचीत नहीं होती है, एक बार वो दूर से उसे देखते भर हैं और जो भी बातचीत होती है उनकी थोड़ी बहुत वो पान वाले से ही होती है, अपने ड्राइवर से एक आध शब्द माने कहानी के दौरान, और यूं ही नेताजी का जिक्र भी होता है तो वो परोक्ष मतलब पर्दे के पीछे के पात्र के रूप में होता है। तो थोड़ी बहुत जो संवाद है वो लेखक यानी हवलदार साहब और पान वाले के बीच में ही है। कहानी में आपने देखा होगा कि पान वाला एक सामान्य सा व्यक्ति है, थोड़ा सा गोल मटोल सा, ऐसा आदमी जो हंसता है तो उसकी टोन थिरकती है, कहानी में ही है। वो मैं हिस्सा आपको बल्कि दिखा दूं। यहाँ पे हाँ,
ये वाला आप पैराग्राफ देखिए। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाला कैसा था? रेखा चित्र का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, वो आउटलुकिंग उसका कैसा है, बाकी स्वभाव वगैरह के बारे में भी बता देना। तो वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, मतलब गोल मटोल सा आदमी था, रंग उसका सांवला या काला था, लेकिन मन से वो खुश मिजाज था, हमेशा खुश रहने वाला आदमी था और जरा जरा सी बात पर हंस देने वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों आंखों में ही हंसा, मतलब उसके चेहरे से लग गया कि वो हंस रहा है, उसकी आंखें चमक उठी, उसकी टोन थिरकी, यानी उसकी क्वालिटी ये थी कि वो इतना गोल मटोल सा आदमी था कि जब वो हंसता था तो उसका पेट भी हिलने लगता था। और अक्सर वो खुद भी पान खाते रहता था और इतना पान खाता था कि उसकी जो दांत थी वो उजली ना होकर के लाल काली दिखती थी, बत्तीसी यहाँ दांत को कहा गया है। तो ऐसा था, लेकिन वो भावुक आदमी भी था, हल्का सा उसमें जलन की भी भावना थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो देखता है कि हालदार साहब बात तो उससे करते हैं लेकिन अक्सर वो चश्मे वाले के बारे में ही पूछते हैं, तो एक बार वो मतलब इरिटेट सा होकर के कहता है कि जाइए जाइए उसी से बात कर लीजिए, उसका इंटरव्यू वगैरह भी छपवा दीजिए। लेकिन तो इसे लगता है कि एक सामान्य जो ईर्ष्या की भावना होती है, जलन की भावना होती है, पान वाले में भी है,